इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक जानी पहचानी घोषणा गूंज उठी। यह मुंबई जाने वाली उड़ान के 1245 के जल्द ही उड़ान भरने की सूचना थी। मैंने आखिरी यात्री द्वारा दिए गए बोर्डिंग पास को यंत्रवत जांचते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और जैसे ही विमान का दरवाजा बंद हुआ, मैंने राहत की सांस ली। एक और उड़ान सुरक्षित रूप से समाप्त हो गई थी। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, उम्र 32 साल। मैं हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी हूं। एक समय था जब मैं एक एयर होस्टेस के रूप में अनजान आसमानों में उड़ान भरती थी, लेकिन 7 साल पहले मैंने खुद अपने पंख काट लिए थे। अपने छोटे से परिवार की बेहतर देखभाल करने, अपने पति विक्रम के सफल करियर में उनका साथ देने और अपनी बीमार सास की सेवा करने के लिए मैंने एक स्थिर ग्राउंड ड्यूटी को चुना। मेरी सास कमला देवी कई सालों से बिस्तर पर थीं। 7 साल यह लंबा समय नहीं है, लेकिन एक युवती के सपनों को कुचलने के लिए काफी था। यह एक जिंदा दिल और जीवन से प्यार करने वाली लड़की को एक ऐसी महिला में बदलने के लिए भी काफी था जो काम, घर, बच्चे और सास के अलावा कुछ नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि मेरा बलिदान सार्थक है। मेरा मानना था कि मैं एक मजबूत परिवार बना रही हूं, एक ठोस सहारा, ताकि मेरे पति विक्रम सिंह बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। विक्रम देश की एक अग्रणी व्यापारिक कंपनी में सेल्स टीम के प्रमुख थे। यह एक ऐसा पद था जिसकी कई लोग इच्छा करते थे। जब भी उन्हें पदोन्नति मिलती या वह कोई बड़ा सौदा पक्का करते, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यह मेरी अपनी सफलता हो और मैं बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस करती थी। हमारा बेटा रोहन इस साल 5 साल का है। मेरा होशियार और प्यारा बेटा हमारे रिश्ते का बंधन और मेरी असीम खुशी का स्रोत था। इस तरह जीवन शांति से लेकिन साथ ही नीरस रूप से बीत रहा था, उस भाग्य वाले दिन की दोपहर आने तक। प्रिया, जरा यहां आना। यह उसी टीम की सुनीता दीदी थीं। वह बहुत जिज्ञासु थीं, लेकिन दिल की अच्छी थीं। उन्होंने मुझे रेस्ट रूम के एक कोने से हाथ हिलाकर बुलाया। उनके चेहरे पर कुछ माफी और शर्मिंदगी का भाव था। क्या हुआ दीदी? मैंने दस्तावेजों के ढेर को समेटते हुए बिना रुके पूछा। सुनीता दीदी थोड़ी देर झिझकीं, फिर उन्होंने अपना स्मार्टफोन मेरे सामने कर दिया। यह तुम्हारे पति विक्रम है ना? स्क्रीन पर काफी साफ खींची गई एक तस्वीर थी। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धक से होकर सीने से नीचे गिर गया हो। तस्वीर में दिख रहा आदमी जाना पहचाना शरीर, जानी पहचानी मुस्कान, कोई भी देखकर कह सकता था कि वह मेरा पति विक्रम ही था। वह समुद्र के किनारे एक आलीशान होटल के भव्य बार की पृष्ठभूमि में एक युवा और खूबसूरत महिला की कमर में हाथ डाले खड़ा था। महिला ने प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया हुआ था और शहद जैसी मीठी मुस्कान दे रही थी। बैकग्राउंड में नीला समुद्र, नारियल के पेड़ और चमकीली सुनहरी धूप फैली हुई थी। गोवा। मैंने उस दृश्य को एक ही नजर में पहचान लिया। मुझसे तो कहा था कि वह मुंबई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। मेरी आवाज सूखी और फटी हुई थी और मेरा गला कड़वा हो गया था। सुनीता दीदी ने माफी भरे चेहरे से मेरी ओर देखा। माफ करना प्रिया, मेरा भतीजा इस होटल में काम करता है। उसने चेहरा जाना पहचाना लगने पर मुझसे पूछने के लिए यह तस्वीर भेजी थी। मैं भी विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन दीदी को अपनी बात पूरी करने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ बहुत स्पष्ट था। विक्रम ने मुझसे झूठ बोला था। मुंबई की कोई बिजनेस ट्रिप थी ही नहीं। वह मुझसे हजारों गुना ज्यादा युवा और खूबसूरत किसी और महिला के साथ छुट्टियां मना रहा था। वह तस्वीर मेरे दिल में सीधे लगे खंजर की तरह थी। दर्द इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। 7 साल की शादी, क्या मेरे 7 साल के बलिदान और समर्पण का यही सिला था? यह बेशर्म धोखा? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखते हुए सुनीता दीदी को धन्यवाद कहा और लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस आ गई। मेरा दिमाग खाली और सुन्न था। मैं हाल के अजीब संकेतों को याद करने की कोशिश करने लगी। उसके बालकनी में जाकर जल्दबाजी में किए गए फोन कॉल्स, जब भी मैं पूछती कि कहाँ जा रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उसका बेवजह चिढ़ जाना, बैंक खाते से अस्पष्ट रूप से निकाले गए पैसे। मैं खुद को धोखा देती आ रही थी। मैं यह मानने की कोशिश कर रही थी कि वह व्यस्त है, काम के तनाव में है, लेकिन नहीं, यह सब इस भयानक सच्चाई को छिपाने के बहाने मात्र थे। उसकी जिंदगी में कोई और औरत थी। पिछले 7 सालों से मैं उसके द्वारा रचे गए एक नाटक में जी रही थी। मैं एक समर्पित पत्नी, एक कर्तव्यपरायण बहू,
और अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाली माँ थी। और वह एक सफल पति, एक कर्तव्यपरायण बेटा था। लेकिन मेरी पीठ पीछे वह एक झूठा और धोखेबाज था। उसकी मुस्कान, उसके प्यार भरे शब्द, मेरे लिए उसके कोमल हाव भाव, सब कुछ नकली था। मैं हवाई अड्डे के शोर के बीच बिना हिले डुले बैठी रही, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ मेरे टूटते हुए दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। गर्म और नमकीन आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मुझे खुद पर तरस आ रहा था। मैं कितनी मूर्ख थी। मेरी दुनिया, जिसे मैंने अपनी पूरी ताकत से बनाया था, मेरी आंखों के सामने ढह रही थी। मैं अनजाने में कार चलाकर घर की ओर चल पड़ी। रोज का जाना पहचाना रास्ता आज इतना अजीब क्यों लग रहा था। हमारा घर, जिसे मैं अपना आश्रय मानती थी, अब एक ठंडे सोने के पिंजरे की तरह मेरे सामने था। घर में घुसते ही एक घुटन भरी खामोशी छा गई। उस खामोशी को केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और कमरे के अंदर से आती सांस की भारी सांसों की आवाज तोड़ रही थी। मेरी सास कमला देवी 3 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक के बाद से बिस्तर पर थीं, लेकिन बीमारी ने उनकी कठोरता और तानाशाही को जरा भी कम नहीं किया था। जब वह स्वस्थ थीं, तब से ही वह मुझे पसंद नहीं करती थीं। वह हमेशा सोचती थीं कि मैं एक छोटे शहर की साधारण लड़की, उनके कीमती बेटे के लायक नहीं हूं। वह मुझ पर घर ठीक से न संभालने, मिलनसार न होने और जल्दी पोता न देने का आरोप लगाती थीं। जब बेटा रोहन पैदा हुआ, तब भी वह संतुष्ट नहीं थीं और हमेशा मेरी तुलना दूसरों से करती थीं। उनके बीमार पड़ने के बाद खाने से लेकर मल मूत्र साफ करने तक सारी देखभाल मैं अपने हाथों से करती थी। विक्रम व्यस्त रहता था और जेठ जेठानी बस कुछ मिनटों के लिए शक्ल दिखाकर चले जाते थे। फिर भी उन्होंने कभी भी मुझे अच्छी नजर से नहीं देखा। वह मेरी सेवा को अपना अधिकार और मेरा कर्तव्य समझती थीं। जब भी कोई बात उन्हें पसंद नहीं आती, तो वह चिल्लाती, गालियां देती और यहां तक कि मुझ पर चीजें भी फेंक देती थीं। मैं यह सोचकर दांत भींचकर सब सहती रही कि वह मेरे पति की मां है और यह एक बहू के रूप में मेरा फर्ज है। आज मेरे सब्र का बांध टूट गया। अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मैंने कमरे में जाकर अपना बैग रखा और बड़ी मुश्किल से सामान्य आवाज में कहा, मां जी, मैं आ गई। आप सूप पिएंगी? कमला देवी ने मुझे तिरछी नजर से घूरा। स्ट्रोक के कारण उनका टेढ़ा मुंह तिरस्कार से हिल रहा था। अब आई है, पता नहीं कहां किस मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। इस बुढ़िया को यहां भूखा प्यासा मारने का इरादा है क्या तेरा? उनके जहरीले शब्द मेरे दिल के घावों को और गहरा कर गए। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मांस में धंस रहे थे। आमतौर पर मैं चुप रह जाती, लेकिन आज नहीं। आप यह क्या कह रही हैं मां जी? मैं कहीं घूमने नहीं, काम करके आई हूं। मेरे कमाए पैसों से ही तो इस घर का खर्चा और आपकी दवाइयां आती हैं। मेरी इस बगावत पर कमला देवी हैरान रह गईं और उन्होंने आंखें तरेर लीं। ओ, तो अब जबान चलाने लगी है। 2 कौड़ी के पैसे कमाकर मुझ पर ही चढ़ रही है। तू जैसी औरत को मेरा बेटा न मिला होता तो आज सड़क पर भीख मांग रही होती। हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने आगे कोई बहस नहीं की और कमरे से बाहर आ गई। मैं एक बीमार इंसान से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे सीने में दबा लावा फटने को तैयार था। मैं अपने बेडरूम में गई, दरवाजा जोर से बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मूर्खता के लिए, अपनी दफन हो चुकी जवानी के लिए, उस पति के धोखे के लिए जिसे मैंने पूरे दिल से प्यार किया था, और उस सास की क्रूरता के लिए जिसकी मैंने इतनी सेवा की थी। मैं रोई। निराशा के बीच मुझे एक ही सहारा नजर आया। कांपते हाथों से मैंने अपनी मां का नंबर मिलाया। मेरी मां गांव में रहती थीं। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मां भी दूसरी भारतीय मांओं की तरह सीधी, सादी और सहनशील हैं। हेलो प्रिया बेटा, क्या हुआ? मां की गर्मजोशी भरी आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। मां की आवाज सुनते ही मेरे अंदर दबे सारे दुख और दर्द एक साथ फूट पड़े। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मां, मां। मैं बस मां को पुकारती रही और सिसकने लगी। प्रिया, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? विक्रम ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? मां की आवाज में घबराहट थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सिसकती हुई आवाज में मां को सब कुछ बता दिया। उस तस्वीर के बारे में, विक्रम के झूठ के बारे में, कमला देवी की क्रूरता के बारे में और अपने दर्द और निराशा के बारे में। मैं आंसुओं के बीच टूटी फूटी आवाज में बोलती रही। फोन के दूसरी तरफ मां चुपचाप सुनती रहीं। उन्होंने न तो मुझे टोका, न ही कोई जल्दबाजी में सांत्वना दी।
बस तब तक इंतजार किया जब तक मैंने अपनी सारी भावनाएं बाहर नहीं निकाल दी। जब मेरे आंसू सूख गए और मेरा गला बैठ गया, तब मां ने शांत भाव से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में अब पहले वाली घबराहट नहीं थी, इसके बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से शांत और दृढ़ थीं। अब रोना बंद कर मेरी बच्ची, रोने से समस्याएं हल नहीं होती। अब मां की बात ध्यान से सुन। मैं सिसकते हुए कान लगाकर सुनने लगी। पहली बात, आज से तुम ऐसे व्यवहार करोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे तुमने वह तस्वीर देखी ही नहीं। विक्रम और उसकी मां से वैसे ही पेश आना जैसे हमेशा आती हो, कर सकती हो। हाँ, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा मां। मुश्किल हो तब भी करना होगा, यह सबसे जरूरी है। दूसरी बात, कल मैं अपना काम समेटकर दिल्ली आ जाऊंगी। मैं वहां तुम्हारी सास की देखभाल में मदद करूंगी ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल सके। सच में मां? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मां ने मेरी बात काट दी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मैं और तुम मिलकर उस धोखेबाज पति और उस शैतान सास को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो कुछ भी तुम्हारा है, और यहां तक कि रोहन भी, मां तुम्हें वापस दिलाएगी। क्या तुम्हें मां पर भरोसा है? मैं मां के इस बदले रूप से हक्की बक्की रह गई। मेरी सीधी सादी सहनशील मां कहां चली गई? फोन के उस पार एक बिल्कुल अलग इंसान थी, एक बुद्धिमान, तेज और दृढ़ निश्चयी महिला। घोर निराशा के बीच मां के शब्द एक जीवन रक्षक नाव की तरह थे। मेरे पास मां पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हाँ मां, मुझे आप पर भरोसा है। बहुत अच्छा, तो अब जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फोन काटने के बाद मैं बिस्तर पर सुन्न होकर बैठी रही। आंसू थम गए थे, लेकिन दर्द अब भी था। लेकिन निराशा की भावना अब एक और भावना में बदल गई थी। इंतजार, मां का इंतजार, योजना का इंतजार, बदले की योजना का इंतजार। 2 दिन बाद मां दिल्ली पहुंच गईं। वह सिर्फ एक छोटा सा ट्रैवल बैग लेकर आई थीं। उनका सधा हुआ शरीर, सफेद बालों का करीने से बना जूड़ा, और सबसे बढ़कर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दृढ़ता देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिला। मां दूसरी माओं की तरह रोई नहीं, न ही दामाद को कोसा। वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। अपनी समधन के आने से साफ तौर पर नाखुश दिख रही। कमला देवी को बस नमस्ते करने के बाद मां मुझे बेडरूम में ले गईं और दरवाजा बंद कर लिया। और फिर उन्होंने अपना ट्रैवल बैग खोला। बैग में कपड़ों के कुछ जोड़ों के अलावा कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। एक बहुत छोटा डिजिटल कैमरा, कुछ रिकॉर्डर जैसे उपकरण और एक मोटी फाइल। यह सब मैंने तैयार किया है, मां ने धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा। मां ने मुझे कैमरा दिखाया। यह एक माइक्रो कैमरा है। इसे लिविंग रूम और कमला देवी के कमरे में सबसे छिपे हुए कोनों में लगा दो। यह आवाज और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करेगा। हमें इस बात का सबूत चाहिए कि वह औरत तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। इसके बाद मां ने फाइल निकाली। जैसे जैसे मां पन्ने पलटती गईं, मेरी दुनिया एक बार फिर उलट पुलट हो गई। वह पिछले कुछ सालों में विक्रम की कई अलग अलग लड़कियों के साथ खींची गई तस्वीरें थीं। कुछ कॉलेज की लड़कियों जैसी दिख रही थीं, तो कुछ बहुत फैशनेबल और ग्लैमरस थीं। वे साथ में खाना खा रहे थे, फिल्में देख रहे थे और यहां तक कि होटलों में भी आ जा रहे थे। मां, यह सब कब और कैसे? हैरान हो गई ना? मां की नजर से कुछ नहीं छिपता। मां ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मुझे विक्रम पर बहुत पहले से शक था। मां का दिल कभी गलत नहीं कहता। मैंने 1 साल पहले ही उसके पीछे एक जासूस लगा दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और तब हमारे पास उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं थे। मैंने कांपते हाथों से तस्वीरें लीं। मेरा दिल फट रहा था। वह सिर्फ कुछ समय से मुझे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि बहुत पहले से योजना बनाकर मुझे धोखा दे रहा था। मैं एक इंसान की खाल में भेड़िए के साथ रह रही थी। यह सब कुछ नहीं है, मां ने ठंडी आवाज में कहना जारी रखा। उन्होंने फाइल में मौजूद कुछ कागजात की ओर इशारा किया। वे बैंक खाते के लेन देन के विवरण की प्रतियां थीं। यह सबसे भयानक हिस्सा है। पिछले 2 सालों में विक्रम ने हमारे जॉइंट सेविंग अकाउंट से चुपके से पैसे निकाले हैं। उसने कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर किए, और उन पैसों से उसने दक्षिण दिल्ली में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा और उन लड़कियों में से एक को वहां रखा है। मुझे चक्कर आ गया। 30 लाख रुपए, यह वह पैसा था जिसे हमने सालों तक बचा कर जोड़ा था। मैंने त्याग किया था।
मैंने कड़ी मेहनत की थी। मैंने अपने लिए कभी कोई महंगी चीज नहीं खरीदी। सब कुछ हमारे परिवार और बेटे के भविष्य के लिए था। और उसने वह सब कुछ बेरहमी से छीनकर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी में उड़ा दिया। मेरा दर्द अब चरम क्रोध में बदल गया था। कमीना कहीं का, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूं। रुको, मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी गुस्सा करने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। बिना सोचे समझे काम नहीं करना है। विक्रम बहुत चालाक और हरसीबाबी है। अगर तुम अभी हंगामा करोगी तो वह या तो मुकर जाएगा या उल्टा तुम पर ही कोई इल्जाम लगा देगा। अगर उसने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली तो तुम अदालत से खाली हाथ बाहर निकलोगी। मां ने तीखी नजरों से मुझे देखा। अब हमें होशियारी से काम लेना होगा। मेरे पास एक विस्तृत योजना है। हम सिर्फ तलाक नहीं लेंगे, हम उसे सामाजिक रूप से बर्बाद कर देंगे और उसे उसके हर किए की कीमत चुकानी होगी। मां ने एक एक करके स्पष्ट और ठंडे दिमाग से अपनी योजना समझानी शुरू की। पहला कदम विक्रम द्वारा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कमला देवी द्वारा अपने बेटे का बचाव करने के और सबूत इकट्ठा करना था। दूसरा और सबसे क्रूर कदम कमला देवी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना था। हम उस औरत को सड़क पर ले आएंगे। मां ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हम एक ऐसा नाटक रचेंगे कि पूरी दुनिया उस आज्ञाकारी बेटे और सम्मानित सास का असली चेहरा देखेगी। जनमत एक बहुत शक्तिशाली हथियार होता है बेटी। एक बार उसकी छवि खराब हो गई तो उसका करियर भी खत्म हो जाएगा। मैं मां की योजना सुनकर कांप गई। एक बीमार बूढ़ी औरत को सड़क पर लाना, क्या यह बहुत क्रूर नहीं होगा? लेकिन फिर मुझे विक्रम की वह तस्वीर याद आई जिसमें वह उस युवा लड़की को गले लगाए हुए था और मेरी खून पसीने की कमाई को उसके द्वारा हवा में उड़ाते हुए देखा गया दृश्य याद आया। मेरे अंदर बची खुची थोड़ी सी दया भी नफरत की आग में जलकर खाक हो गई। उसने और उसकी मां ने मेरे साथ इससे भी ज्यादा क्रूरता की थी। वे किसी भी दया के पात्र नहीं थे। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी मां, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मां ने संतोष से सिर हिलाया। सही सोचा मेरी बेटी, इस पल से तुम अब एक कमजोर पत्नी नहीं हो। तुम एक मां हो जो अपने बच्चे, अपनी इज्जत और अपने भविष्य के लिए लड़ रही है। मजबूत बनो। उस रात मैं मां के बगल में लेटी रही लेकिन सो नहीं सकी। मेरे दिमाग में मां की योजना घूम रही थी। युद्ध शुरू होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। और मैं जो अब तक पीड़ित थी अब एक योद्धा बनने के लिए तैयार थी। अगली सुबह मैंने मां की योजना के पहले चरण को लागू करना शुरू कर दिया। हमें मां की उपस्थिति को स्वाभाविक और वैध बनाना था ताकि विक्रम और उसकी मां को जरा भी शक न हो। जब विक्रम काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था मैंने सावधानी से बात छेड़ी। सुनिए जी, मैंने जानबूझकर धीमी और झिझकती हुई आवाज में कहा। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। काम का बोझ ज्यादा है और मां जी की अकेले देखभाल करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हम मां को गांव से कुछ दिनों के लिए यहां बुला लें? वह मेरे साथ थोड़ा समय भी बिता लेंगी और मां जी की देखभाल में मेरी मदद भी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? टाई बांधते हुए विक्रम ने मेरी बात सुनी और त्योरियां चढ़ाकर मुड़ा। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा। मैंने यथासंभव थका हुआ और दयनीय दिखने की कोशिश की। शायद मेरा चेहरा सच में खराब लग रहा था या किसी और कारण से। उसने तुरंत सिर हिला दिया। यह भी ठीक रहेगा। तुम्हारी मां आ जाएंगी तो अच्छा ही है। तुम भी कम थकोगी और मेरे भी पैसे बच जाएंगे। किसी देखभाल करने वाले को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आखिरी बात मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गई। उसकी नजरों में मेरी मां एक मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैंने अपनी नफरत भरी निगाहों को छिपाने के लिए सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन उसकी गुनाहों की सूची में एक और पंक्ति जोड़ दी। इस तरह मेरी मां आधिकारिक तौर पर हमारे साथ रहने लगी। विक्रम को जरा भी शक नहीं हुआ, बल्कि वह खुश लग रहा था कि उसे अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के बोझ से थोड़ी राहत मिल गई है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी मां की मौजूदगी ही उसके पतन की शुरुआत थी। पहले दिन से ही मां ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक भोली भाली, कम बोलने वाली और चुपचाप काम करने वाली गांव की महिला की तरह व्यवहार किया। विक्रम के काम पर जाने के बाद मां ने लाए हुए 2 माइक्रो कैमरे कुशलता से लगा दिए। एक को कोने में एक गमले के पीछे छिपाया जो सीधे उस सोफे पर नजर रखता था जहां कमला देवी ज्यादातर बैठकर टीवी देखती थीं।
दूसरा कमला देवी के कमरे में अलमारी के ऊपर चतुराई से लगाया गया, जहां से पूरा कमरा दिखता था। सब कुछ बिना किसी निशान के पूरी तरह से हो गया। मां के आने के बाद मेरी जिंदगी में वाकई कुछ सांस लेने की जगह बनी। मां ने कमला देवी की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया। वह पौष्टिक दलिया बनाती और कमला देवी को एक एक चम्मच धैर्य से खिलाती थीं। कमरे को साफ और सुगंधित रखती थीं। हर शाम कमला देवी के हाथ पैर दबाती थीं। मां यह सब काम चुपचाप और लगन से करती थीं। यह कमला देवी के तीखे और नकचढ़े स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। और जैसा कि मां ने अनुमान लगाया था, कमला देवी ने मां की देखभाल के लिए जरा भी आभार नहीं जताया, बल्कि वह और भी ज्यादा घमंडी और क्रूर हो गईं। शायद वह सोचती थीं कि मेरी मां भी मेरी तरह उनके आदेशों को सहने के लिए ही हैं। ए समधन, आज दलिया इतना नमकीन क्यों है? मुझे मारना चाहती है क्या? कमला देवी ने मां के घंटों की मेहनत से बनाए दलिया का कटोरा फेंक दिया। गर्म दलिया फर्श पर और मां के हाथों पर भी गिरा। मां ने बिना कुछ कहे चुपचाप कपड़े से फर्श पोंछा और फिर से रसोई में जाकर दूसरा दलिया बनाने लगीं। चलती क्यों नहीं? कछुए की तरह धीरे धीरे। जल्दी आ और मुझे बाथरूम ले चल, नहीं तो मैं यहीं बिस्तर पर कर दूंगी। यह कपड़े इतने काले क्यों हैं? मनहूस कहीं के, क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही है? अभी बदल इसे। कमला देवी की हर चीख, पुकार और क्रूर व्यवहार कैमरे में बिना चूके रिकॉर्ड हो रहा था। जब विक्रम घर लौटता तो वह फिर से एक प्यारी बुढ़िया बन जाती और शिकायत करती कि समधन ठीक से देखभाल नहीं कर रही हैं। बहू की देखभाल बेहतर थी। विक्रम हमेशा की तरह अपनी मां की बात पर ही विश्वास करता। वह मुझ पर चिल्लाता, अपनी मां को कुछ समझाओ, मेरी मां की इतनी शिकायतें हैं, किसी को बुलाना ही था तो किसी तेज तर्रार को बुलाना था। तुम्हारी मां तो बूढ़ी और धीमी है, वह कैसे एक मरीज की देखभाल करेंगी? मैं बस सिर झुकाकर जी जी कहती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हौंस रही थी। बोलते रहो, अभिनय करते रहो, तुम्हारी हर बात और हर हरकत तुम्हारे ही खिलाफ सबूत बन रही है। जब भी कमला देवी मां को तंग करती, मां मुझे कमरे में ले जाकर हाल ही में रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाती थीं। देखा, हमें यही चाहिए। उस औरत को अपना असली रूप दिखाने दो। वह जितनी ज्यादा दुष्ट और क्रूर होगी, बाद में हमारा नाटक उतना ही सफल होगा। मां को शांत भाव से वीडियो का विश्लेषण करते देख मुझे सम्मान के साथ साथ थोड़ा डर भी महसूस हुआ। मां हर चीज की इतनी बारीकी से गणना कर रही थीं। वह एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह थीं और मैं उस बिसात पर एक महत्वपूर्ण मोहरा थी। एक ऐसी बिसात जिस पर जीत निश्चित रूप से हमारी होनी थी। जब मां कमला देवी से सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, मेरा काम विक्रम की कमियों को खोजना था। इस योजना के लिए धैर्य और उत्कृष्ट अभिनय कौशल की आवश्यकता थी। हर दिन मैं एक थकी हुई लेकिन आज्ञाकारी पत्नी की भूमिका निभाती रही। मैंने अब यह पूछना बंद कर दिया कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। मैंने खुलेआम उसका फोन चेक करना भी बंद कर दिया। इसके बजाय मैं एक मौके का इंतजार करने लगी और मौका एक वीकेंड की रात को आया। विक्रम एक क्लाइंट के साथ शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। वह बिस्तर पर गिर गया और मुर्दे की तरह सो गया। उसका फोन बगल में गिर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही मौका था। मैंने दबे पांव फोन उठाया। पासवर्ड डालते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। सौभाग्य से वह अभी भी मेरे जन्मदिन को ही पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यह एक कड़वी विडंबना थी। स्क्रीन जली और विक्रम की एक और दुनिया मेरी आंखों के सामने खुल गई। फोटो गैलरी में सिर्फ वह गोवा वाली तस्वीर नहीं थी जो सुनीता दीदी ने दिखाई थी। सैकड़ों और तस्वीरें थीं। विक्रम और नेहा नाम की वह प्रेमिका हर जगह थे। दिल्ली के महंगे रेस्टोरेंट में, किसी खाड़ी देश की यॉट पर, किसी बीच रिसोर्ट में वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, चूम रहे थे और खुशी से हंस रहे थे। सफेद चादर और रोमांटिक पीली रोशनी वाले होटल के बेडरूम में ली गई तस्वीरें भी थीं। वे सच में एक खुशहाल जोड़े की तरह लग रहे थे। दर्द एक बार फिर मेरे सीने में तेज और ठंडा होकर उठा। मैंने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और सबूत ढूंढना जारी रखा। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर मुझे विक्रम और नेहा की बातचीत मिली। वे एक दूसरे को जानू कहते थे। वे अपने दिन भर के काम एक दूसरे को बताते थे और अगली यात्रा की योजना बनाते थे। और वे मेरे बारे में बात करते थे। मुझे बुढ़िया बीवी, बच्चे पैदा करने की मशीन और घर का बोझ कहते थे। जानू, बस उस औरत को कुछ और दिन बर्दाश्त कर लो।
जैसे ही मेरी कंपनी स्थिर हो जाएगी मैं उसे तुरंत रास्ते से हटा दूंगा, तब हम शान से एक साथ रहेंगे। नेहा का भेजा हुआ मैसेज था, हम जानता हूं मेरी जान जो तकलीफ सह रही है मैं उसकी पूरी भरपाई करूंगा। विक्रम ने दिल वाले इमोजी के साथ जवाब दिया था। पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वह सिर्फ मुझे धोखा नहीं दे रहा था बल्कि बहुत पहले से मुझे छोड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन जिसने मुझे और भी ज्यादा हैरान किया वह वित्तीय सबूत थे। ईमेल और संदेशों में मुझे गोवा के हवाई टिकट बुकिंग, महंगे तोहफे जैसे डिजाइनर बैग, घड़ियां, गहने की रसीदें और सबसे भयानक पैसे भेजने के रिकॉर्ड मिले। लाखों रुपए विक्रम के खाते से नेहा के खाते में शॉपिंग के लिए के नोट के साथ ट्रांसफर किए गए थे। मेरे शरीर का खून जम गया। वह मेरा पैसा था, मेरे खून पसीने की कमाई। मैंने उस पैसे से बिजली और पानी के बिल कर थे भरे, बच्चे की स्कूल फीस दी और सास की दवाइयां खरीदी, और वह उस पैसे से अपनी प्रेमिका का पालन पोषण कर रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुझे उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में और भी डरावनी चीजें मिलीं। कुशल तलाक विशेषज्ञ वकील, बिना नुकसान के तलाक में संपत्ति का बंटवारा कैसे करें, धोखा देने वाले पति को बच्चे की कस्टडी कैसे मिल सकती है। वह पहले से ही कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। वह मुझसे सब कुछ छीनने की योजना बना रहा था, संपत्ति से लेकर मेरे प्यारे बेटे तक। मैंने कांपते हाथों से अपने फोन का उपयोग करके हर स्क्रीन की तस्वीर खींची। एक एक तस्वीर, एक एक संदेश, एक एक ट्रांसफर का रिकॉर्ड। मैंने पहले से बनाए गए एक गुप्त ईमेल खाते में सब कुछ भेज दिया। ये अदालत में मेरे सबसे शक्तिशाली हथियार होंगे। जब मैंने फोन वापस उसकी जगह पर रखा तो आसमान में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। मैंने बगल में गहरी नींद में सो रहे उस आदमी को देखा। सोते हुए उसका चेहरा कितना शांत और मासूम लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि इस बाहरी रूप के पीछे एक शैतान छिपा है, एक स्वार्थी, चालाक और क्रूर शैतान। उसके लिए मेरा प्यार मर चुका था पूरी तरह से। अब मेरे दिल में केवल नफरत और उसे कीमत चुकाने का संकल्प बचा था। मैं चुपचाप कमरे से निकली और माँ के कमरे में गई। माँ अभी सोई नहीं थी, वह मेरा इंतजार कर रही थीं। मैंने बिना कुछ कहे माँ को वे सारी चीजें दिखाईं जो मैंने अभी अभी खोजी थीं। माँ ने एक एक करके सब कुछ ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। बहुत अच्छा किया, माँ ने कहा। सबूत लगभग जमा हो गए हैं। अब हमारा आखिरी वार करने का समय आ रहा है बेटी। समय आ गया है। एक शाम जब हम अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूतों की फिर से समीक्षा कर रहे थे, माँ ने घोषणा की। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अधिकार था, और उस शक्ति से मुझे भी अपने अंदर एक ताकत का संचार महसूस हुआ। कल हम अपना नाटक शुरू करेंगे। माँ ने दोपहर भर फोन पर बात की। मैं नहीं जानती थी कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन मैंने पत्रकारों और सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों के नामों का उल्लेख सुना। मेरी माँ, जिन्हें मैं जीवन भर केवल रसोई के एक कोने में ही समझती थी, उनके ऐसे संपर्क थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा मंच तैयार करने के लिए सब कुछ लगा रही थीं। अगले दिन सुबह हमने एक ऐसा वीकेंड चुना जब विक्रम एक और महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग के बहाने सुबह जल्दी घर से निकल गया था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसका क्लाइंट कौन था। माँ और मैंने तैयारी शुरू कर दी। हमने कमला देवी के लिए सबसे पुराने और दयनीय दिखने वाले कपड़े चुने। मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन माँ ने मुझे दृढ़ नजरों से देखा। यह मत भूलो कि उन्होंने तुम्हारे साथ इससे भी बुरा किया है। इस समय दया दिखाना आत्महत्या करने जैसा है। माँ ने मुझे एक छोटी आई ड्रॉप की शीशी दी, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। लेकिन माँ को विश्वास है कि तुम्हारे आंसू असली होंगे। हम कमला देवी को व्हीलचेयर पर बिठाकर यह कहकर बाहर ले गए कि हम उन्हें ताजी हवा के लिए सैर पर ले जा रहे हैं। वह नाखुश लग रही थीं, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। शायद वह भी घर में बंद रहकर ऊब गई थीं। माँ ने एक बड़ी टैक्सी बुलाई। हम सीधे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पहुंचे। वीकेंड होने के कारण वहां खास तौर पर भीड़ थी। जैसे ही टैक्सी रुकी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर रही थी। मुझे दुनिया के लोगों की नजरों का डर था, और डर था कि कहीं मैं अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने में नाकाम न हो जाऊं। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी गर्माहट और विश्वास मुझ तक पहुंच गया। डरो मत बेटी, रोहन के बारे में सोचो, अपने और अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचो। तुम अभी सही काम कर रही हो।
हमने कमला देवी की व्हीलचेयर को सड़क के किनारे सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह पर धकेल दिया। मां पीछे हट गईं और भीड़ में घुल मिल गईं ताकि वह दूर से वीडियो बना सकें। अब मंच मेरा था। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपने अंदर दबे सारे दुख और दर्द को ऊपर आने दिया। मां की आई ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ी। गर्म आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मैं व्हीलचेयर के बगल में जमीन पर बैठ गई, अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पहले यह एक दबी हुई सिसकी थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक दर्दनाक और निराशाजनक विलाप में बदल गई। भीड़ का ध्यान आकर्षित होने लगा और कुछ जिज्ञासु लोग रुक गए। बहन जी, क्या हुआ? एक अधेड़ उम्र की महिला ने पूछा। मैंने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और अपना अभिनय शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी और टूट रही थी। आंटी जी, हमारी मदद कीजिए। मेरे पति ने हमें छोड़ दिया। मैंने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैंने बताया कि कैसे मुझे अपनी बिस्तर पर पड़ी सास की देखभाल के लिए अपना करियर छोड़ना पड़ा। मैंने बताया कि कैसे मेरे सफल एग्जीक्यूटिव पति का किसी और से चक्कर चल रहा है और उसने सारे पैसे अपनी प्रेमिका पर लुटा दिए। मैंने बताया कि कैसे वह अपनी बीमार बूढ़ी मां की तरफ देखता भी नहीं और सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है। मैंने अपनी थकान और लाचारी और सास की दवा के लिए एक एक पैसे की मोहताजगी के बारे में बताया। वह एक जवान खूबसूरत लड़की के साथ चला गया। वह कहता है कि मां एक बोझ है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं देखभाल नहीं कर सकती तो उन्हें सड़क पर छोड़ दूं। अब मैं क्या करूं? मैं भी एक औरत हूं। मैं भी प्यार पाना चाहती हूं। भगवान मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों करता है? मैं दर्दनाक ढंग से रोते हुए गुहार लगा रही थी। मेरे द्वारा कहा गया हर शब्द सच्चाई का एक हिस्सा था, जिसमें मेरा दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। यह अभिनय नहीं था। मैं बस वह सब कुछ उगल रही थी जो मैंने सहा था। मेरी कहानी ने लोगों की सहानुभूति को जगाया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। फुसफुसाहट और कानाफूसी बढ़ गई। स्मार्टफोन मुझ पर और कमला देवी पर उठ गए। नाटक का पर्दा आधिकारिक तौर पर उठ चुका था। कमला देवी को पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने मुझे शिकायत करते और भीड़ को इकट्ठा होते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह ध्यान का केंद्र बन गई हैं। चुप रहने के बजाय उनका घमंडी और कठोर स्वभाव फिर से जाग उठा। उन्होंने सोचा कि मैं उनके हीरे जैसे बेटे की बदनामी कर रही हूं। ए, चुप हो जा, बंद कर अपना मुंह, कमला देवी चिल्लाईं। उनका टेढ़ा मुंह और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। कहां से मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है? कलमुही। मेरा बेटा एक आज्ञाकारी और सफल इंसान है। वह अपनी मां को कभी नहीं छोड़ सकता। जो भीड़ मुझसे सहानुभूति रख रही थी, वह एक पल के लिए शांत हुई और फिर से शोरगुल करने लगी। कमला देवी की बातों ने आग में घी का काम किया। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अम्मा, आपकी बहू इतनी परेशान है और आप उसे ही डांट रही हैं? कम से कम वह आपकी देखभाल तो कर रही है। कमला देवी ने उसे घूरा। तू क्या जानता है बे? इसकी देखभाल करना इसका फर्ज है। यह मेरे बेटे के बिना तो भूखी मर जाती। मेरा बेटा इतना काबिल है तो दूसरी औरत रखना तो इसका सौभाग्य है। जो औरत अपने पति को संभाल नहीं सकती, वह यहां रोना क्यों रो रही है? हे भगवान, इस सास की बातें तो सुनो। एक युवा महिला चिल्लाई। बेटे के अफेयर का बचाव कर रही है और कह रही है कि यह बहू का सौभाग्य है। सच में विश्वास नहीं हो रहा। कमला देवी की मूर्खतापूर्ण बातों ने सब कुछ खुद ही उजागर कर दिया। उन्होंने अनजाने में पुष्टि कर दी कि मेरी बातें सच थीं। जो भीड़ संदेह और सहानुभूति की नजरों से देख रही थी, वह अब गुस्से में बदल गई। गालियां दी जाने लगीं। जैसी मां वैसा बेटा, बेटा कमीना है और मां शैतान है। बेचारी बहू, नरक में शादी हुई है इसकी। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। इस परिवार का असली चेहरा इंटरनेट पर डालो ताकि पूरी दुनिया को पता चले। स्मार्टफोन हमारी ओर बंदूक की तरह तान दिए गए। फ्लैश चमकते रहे। कमला देवी और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने और गालियां देने लगीं। उन्होंने सबसे जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे, भीड़ को और मेरे परिवार को भी गाली दी। उनके मुंह से निकला हर एक शब्द उनकी और विक्रम की छवि को और भी ज्यादा घिनौना बना रहा था। मैं अपनी भूमिका निभाती रही। मैं बस वहीं बैठकर कमजोर और दयनीय दिखते हुए रोती रही। मैंने भीड़ के गुस्से और कमला देवी की मूर्खता को बाकी सारा काम करने दिया। दूर खड़ी मां सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थीं। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं की, उन्होंने उस गर्मागर्म वीडियो को तुरंत अपने पत्रकार दोस्तों को भेज दिया। कुछ ही मिनटों में
हमारा नाटक अब सड़क के एक कोने तक सीमित नहीं रहा। यह ऑनलाइन समुदायों और समाचार पोर्टलों पर सनसनीखेज शीर्षकों के साथ दिखाई देने लगा। हैरान करने वाला, लकवाग्रस्त सास को लेकर सड़क पर रोई बहू, अफसर पति ने प्रेमिका के लिए छोड़ा। गुस्सा, सास की बेशर्म टिप्पणी, बेटे का अफेयर बहू का सौभाग्य। नेटिजन्स में आक्रोश, कचरा पति और शैतान सास का असली चेहरा। ऑनलाइन वीडियो वायरल, वीडियो बेकाबू गति से फैल गया। केवल 1 घंटे में हजारों शेयर और लाखों कमेंट्स आ गए। मेरा चेहरा, कमला देवी का चेहरा और नेटिजन्स द्वारा तेजी से खोज निकाली गई विक्रम की तस्वीरें हर जगह फैल गईं। एक सफल एग्जीक्यूटिव विक्रम पल भर में पूरे समाज द्वारा निंदित और शापित कचरा पति बन गया। जब मुझे लगा कि सब कुछ चरम पर पहुंच गया है, मां ने एक इशारा किया। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक चुकी कमला देवी को सहारा देकर दूसरी टैक्सी में बैठी और तेजी से मंच से निकल गई। कार में बैठकर मैंने अभी भी बहस कर रहे लोगों और बंद न होने वाली स्मार्टफोन की रोशनी को देखते हुए महसूस किया कि हम सफल हो गए हैं। मीडिया का एक तूफान उठा था और वह तूफान जल्द ही विक्रम के पास जो कुछ भी था उसे बहा ले जाएगा। मीडिया का तूफान मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से विक्रम तक पहुंचा। उस समय वह अपनी प्रेमिका के साथ एक और बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए हवाई अड्डे के बिजनेस लाउंज में बैठा था। वह शायद कॉफी पीते हुए आराम से अपना स्मार्टफोन देख रहा होगा, शायद आने वाली छुट्टियों की कल्पना करके खुश हो रहा होगा। और फिर उसने उसे देखा। एक दोस्त ने उसे एक समाचार लेख के लिंक के साथ एक संदेश भेजा था। भाई, यह तेरी बीवी नहीं है क्या? क्या हो गया? मैं उस समय विक्रम के चेहरे की कल्पना कर सकती हूं। उसका आरामदेह चेहरा पहले आश्चर्य में, फिर पीला और अंत में चरम क्रोध में बदल गया होगा। उसने रोते हुए मेरा चेहरा, व्हील चेयर पर बैठी अपनी मां का चेहरा और हर जगह बदनाम हो रहे अपना चेहरा देखा होगा। उसने अपने और अपने परिवार के प्रति शाप और गालियों वाले कमेंट्स पढ़े होंगे। छुट्टियां तुरंत रद्द कर दी गईं। विक्रम हवाई अड्डे से भागकर टैक्सी पकड़कर पागलों की तरह घर की ओर भागा होगा। उसने मुझे एक भी फोन नहीं किया। वह शायद आमने सामने बात करना चाहता था। जब विक्रम दरवाजे को धक्का मारकर घर में घुसा तो मैं और मां लिविंग रूम में शांति से चाय पी रहे थे। कमला देवी को शामक दवा देकर कमरे में सुला दिया गया था। मुझे देखते ही विक्रम एक घायल जानवर की तरह गुर्राया। प्रिया, यह सब तुमने क्या किया है? वह मुझ पर झपटा और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मां झट से उठी और मेरे सामने आ गई। विक्रम बेटा, शांत हो जाओ। अगर बात करनी है तो आराम से करो, हाथ मत उठाओ। हटिए, यह हमारे पति पत्नी का मामला है। विक्रम ने मां को धक्का दिया, लेकिन सौभाग्य से मां ने अपना संतुलन बनाए रखा। उसने गुस्से से लाल आंखों से सीधे मेरे चेहरे की ओर इशारा किया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो, है ना? आखिर तुमने यह सब क्यों किया? मैंने मां के सिखाए गए सिनेरियो के अनुसार अभिनय किया। मैंने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अत्यधिक भयभीत होने का नाटक किया। मैं तो बस मां जी को सैर पर ले गई थी। लोगों ने मुझे रोते हुए देखा और पूछा तो मैंने बस सच बता दिया। सच? विक्रम हंसा। सच यह है कि तुमने जानबूझकर मुझे और इस पूरे परिवार को बदनाम किया है। देखो, पूरी दुनिया मुझे गाली दे रही है। मेरा करियर, मेरी इज्जत, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपने मुझे धोखा दिया और हमें छोड़ दिया। क्या यह सच नहीं है? मैंने सिसकते हुए धीमी आवाज में कहा। मेरे आंसू फिर से बहने लगे। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं था। वह इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था। तभी कमला देवी के कमरे से आवाज आई। शायद वह झगड़े की आवाज से जाग गई थीं। वह खुद व्हील चेयर धकेल कर लिविंग रूम में आ गईं। विक्रम को देखते ही वह ऐसे रोने और शिकायत करने लगीं जैसे उन्हें कोई बचाने वाला मिल गया हो। विक्रम बेटा, तू आ गया। तू ही मेरी बेइज्जती का बदला ले। तेरी बीवी मुझे सड़क पर ले गई और लोगों के सामने मुझे बदनाम किया। यह नागिन हम मां बेटे को जान से मारना चाहती है। विक्रम अपनी मां की ओर मुड़ा। उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। मां, अभी भी आपको यही सब सूझ रहा है? अगर आपने वहां इतनी बेवकूफी भरी बातें न की होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। किसने कहा था आपसे लोगों के सामने बेटे के अफेयर का बचाव करने को? कमला देवी को उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा उन्हें ही डांटेगा। वह स्तब्ध रह गईं। मैं तो बस तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। तू मेरा बेटा है। मैं तेरी तरफदारी नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? बचा रही थी?
आपने मुझे मार डाला है। माँ, अब क्या होगा? कंपनी को जरूर पता चल जाएगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। सब आपकी वजह से हुआ है। बेटे द्वारा बेरहमी से दोषी ठहराए जाने पर कमला देवी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, एहसान फरामोश कहीं का। किसने तेरे लिए सब कुछ छिपाया था? पुरानी बात, उस सोनिया का मामला किसने निपटाया था? अगर मैं न होती तो तू कब का जेल में होता। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझ पर चिल्लाने की? चुप हो जाइए, विक्रम ने हैरान चेहरे से चिल्लाया। वह छोटी लेकिन तीखी बातचीत मां द्वारा चुपके से चालू करके मेज पर रखे गए एक छोटे से रिकॉर्डर में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। सोनिया, विक्रम की पहली पत्नी, उसे क्या हुआ था? कमला देवी की बातों ने धोखे से भी ज्यादा भयानक राज का पर्दाफाश कर दिया था। मां और मैंने एक दूसरे को देखा, हमने सोने से भी कीमती सबूत हासिल कर लिया था। विक्रम और उसकी मां ने गुस्से में अपनी ही कब्र खोद ली थी। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। उसने अपनी मां से और बहस नहीं की और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बस रोती रही और मां मेरे सामने खड़ी रही। आखिरकार उसने दीवार पर एक जोर का घूंसा मारा और बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस रात पूरे घर में एक घुटन भरा तनाव और खामोशी छाई रही, लेकिन हम मां बेटी के कमरे में उम्मीद की एक नई लौ जल रही थी। हमने विक्रम को खत्म करने का आखिरी तुरुप का इक्का हासिल कर लिया था। सोशल मीडिया की लहर तो बस शुरुआत थी। असली हमला, विक्रम की रोजी रोटी छीनने का हमला, मेरे और मां द्वारा अगली सुबह ही शुरू किया गया। हमने उसे पलटवार करने का समय नहीं दिया। जीवन के उतार चढ़ाव देख चुकी मां ने सावधानी से एक गुमनाम पत्र खुद लिखा। पत्र में गालियों या दुर्भावनापूर्ण शब्दों के बजाय एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ और विनम्र लहजे का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि यह इस घटना से नाराज किसी तीसरे पक्ष द्वारा लिखा गया हो। पत्र विक्रम की कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और मानव संसाधन विभाग के सार्वजनिक ईमेल पर भेजा गया था। पत्र की सामग्री में कनॉट प्लेस की घटना का विस्तार से वर्णन किया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि कंपनी का चेहरा माने जाने वाले सेल्स टीम के प्रमुख विक्रम ने अनैतिक कार्य किए हैं और विवाह और परिवार से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किया है। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। मां ने हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली सबूतों को चतुराई से संलग्न किया। विक्रम और नेहा की अंतरंग तस्वीरों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया था, जिससे पता चलता था कि उनका अनुचित संबंध लंबे समय से चल रहा था। प्रेमिका पर बड़ी रकम खर्च करने वाली रसीदें और बैंक ट्रांसफर के विवरण भी थे। निर्णायक वार यह था, मां ने उन खर्चों को लाल रंग से चिह्नित किया था जिन्हें विक्रम ने ग्राहक मनोरंजन या यात्रा व्यय के रूप में झूठा दावा किया था, लेकिन वास्तव में उन्हें अपनी प्रेमिका का भरण पोषण करने के लिए इस्तेमाल किया था। वह अपने पद का दुरुपयोग करके चतुराई से कंपनी के धन का गबन कर रहा था। पत्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ समाप्त हुआ। क्या एक ऐसा प्रबंधक जिसकी निजी जिंदगी इतनी अनैतिक है, जिसकी नैतिकता संदिग्ध है और जो इस तरह के बेईमान काम करता है, क्या वह एक बड़ी कंपनी की छवि और हितों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है? हमने कोई निशान न छोड़ने के लिए एक साइबर कैफे से ईमेल भेजा। इसके तुरंत बाद विक्रम का फोन लगातार बजने लगा। वह कमरे में बंद था। मैं उसे घबराई हुई आवाज में सफाई देते, बहाने बनाते और फोन पर बात करते सुन सकती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोपहर तक विक्रम की कंपनी से एक आंतरिक घोषणा जारी की गई। उसे आरोपों की जांच के लिए अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। उसकी वर्षों की मेहनत से बनी एक सक्षम और होनहार प्रबंधक की छवि पूरी तरह से ढह गई थी। उसी समय प्रेमिका नेहा को भी कड़वा स्वाद चखना पड़ा। उसकी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी नेटिजन्स द्वारा बेरहमी से खोद निकाली गई। उस पर एक बेशर्म घर तोड़ने वाली का ठप्पा लग गया। उसका सोशल मीडिया अकाउंट गालियों और निंदा से भर गया। जनमत, परिवार और दोस्तों के दबाव को वह सहन नहीं कर सकी। उस शाम नेहा ने विक्रम को फोन किया। मैं जानबूझकर दरवाजे के पास से गुजरी और उनकी बातचीत सुनी। विक्रम, हम अलग हो रहे हैं। नेहा की आवाज फोन पर रो रही थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग मुझे अपराधी की तरह देख रहे हैं। नेहा, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। ठीक,
क्या ठीक करोगे? तुम अपना ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो गई है। मैं तुम जैसे इंसान के साथ और नहीं रहना चाहती। मुझे फिर कभी मत ढूंढना। नेहा ने फोन काट दिया। विक्रम हताश हो गया। मैंने उसे मेज पर हाथ पटकते और गुस्से में गालियां बकते सुना। जिस प्रेमिका को वह इतना चाहता था, जिसके साथ वह भविष्य के सपने देख रहा था, उस महिला ने उसके मुश्किल समय में उसे छोड़ दिया था। यह धोखे की कीमत थी। मैं कमरे में वापस आई और मां को बताया। मां बस मुस्कुराई। झूठ और पैसे पर बनी मोहब्बत का अंत धोखे और हिसाब किताब से ही होता है। उन्हें आपस में लड़ने दो। रात गहरी हो गई थी, लेकिन इस घर का तूफान अभी शुरू ही हुआ था। विक्रम ने अपना करियर और प्रेमिका खो दी थी। अब उसके पास केवल नफरत बची थी और वह निश्चित रूप से बदला लेने का कोई तरीका ढूंढेगा। हमें अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना था। कुछ ही दिनों में सब कुछ खो देने के बाद विक्रम एक पागल जानवर की तरह हो गया। उसने अब अपना शिष्ट और शांत बाहरी रूप बनाए नहीं रखा। उसने अपना सारा गुस्सा और असफलता मुझ पर निकाल दी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब भी वह मुझसे मिलता, वह गुर्राता। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने अब मुझ पर हाथ नहीं उठाया। शायद वह मां से डरता था, या उसे डर था कि मैं और सबूत इकट्ठा कर लूंगी। इसके बजाय उसने मुझे शब्दों से प्रताड़ित और परेशान करना शुरू कर दिया। वह मुझे चुड़ैल, एहसान फरामोश कहता था। उसने मुझे शाप दिया कि मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, लेकिन हम इन सब की उम्मीद कर रहे थे। मां ने मुझे पूरी तरह से चुप रहने की सलाह दी थी। न तो सामना करो, न ही बहस करो। मेरी चुप्पी उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी, और जब वह मेरा कुछ नहीं कर सका तो उसने सबसे नीच तरीका अपनाया। एक सुबह जब मैं काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, वर्दी में 2 पुलिसकर्मी घर के सामने दिखाई दिए। उन्होंने सूचित किया कि उन्हें एक नागरिक की शिकायत मिली है कि मैंने अपनी बूढ़ी और बीमार सास को प्रताड़ित और तंग किया है। शिकायतकर्ता कोई और नहीं, विक्रम था। मैं अवाक रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना बेशर्म हो सकता है। अपनी मां की उपेक्षा करने वाला वह खुद था, और अब वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा था। विक्रम दोनों पुलिसकर्मियों के पीछे खड़ा था और मुझे विजयी नजरों से देख रहा था। उसने सोचा होगा कि उसने मुझे फांसा दिया है। वह कानून का इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेना और मेरी इज्जत को धूमिल करना चाहता था, लेकिन वह गलत था। मां और मैं इस स्थिति के लिए तैयार थे। अंदर आइए, ऑफिसर, मां ने शांति से कहा। हम सच्चाई को सामने लाने के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। पुलिसकर्मियों के बैठने के बाद मां ने समझाना शुरू किया। वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। उन्होंने एक टैबलेट निकाला और उन वीडियो को चलाना शुरू कर दिया जो छिपे हुए कैमरों ने रिकॉर्ड किए थे। ऑफिसर, यह सबूत है कि मेरी बेटी अपनी सास की देखभाल कैसे करती थी और वह कैसे जवाब देती थी। स्क्रीन पर वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मैं कमला देवी को धैर्य से एक एक चम्मच दलिया खिला रही थी, जबकि वह लगातार गालियां दे रही थी। मैं उनके द्वारा जानबूझकर गिराए गए भोजन को साफ कर रही थी। मेरी मां उनके हाथ पैर दबा रही थी, जबकि वह लगातार ताने मार रही थी। पुलिसकर्मी वीडियो देखकर सिर हिला रहे थे। यह सब कुछ नहीं है, मां ने कहना जारी रखा। विक्रम सिंह ने दावा किया है कि मेरी बेटी ने उनकी मां के साथ मारपीट की है। तो यह वीडियो देखिए। मां ने एक और वीडियो चलाया। यह कमला देवी का था, जो मेज पर रिमोट कंट्रोल पकड़ने की कोशिश में संतुलन खोकर व्हील चेयर से गिर रही थीं। उसी समय रसोई में मौजूद मैं दौड़कर आई और जल्दी से उन्हें उठाया। कमरे में कोई और नहीं था, वह खुद ही गिरी थीं। विक्रम का चेहरा राख जैसा हो गया। वह हकलाया, नहीं नहीं, इस औरत ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। इसने मुझे फंसाया है। पुलिसकर्मियों में से एक ने विक्रम की ओर मुड़कर सख्त आवाज में कहा, मिस्टर विक्रम सिंह, हम इन वीडियो की जांच करेंगे, लेकिन जो हमने देखा है उसके आधार पर आपकी शिकायत पूरी तरह से निराधार है। किसी पर झूठा आरोप लगाना कानून का उल्लंघन है। कृपया अपने कार्यों के बारे में एक बार फिर सोचें। दोनों पुलिसकर्मी चले गए और विक्रम घर के बीच में हताश खड़ा रह गया। उसका बदला बुरी तरह विफल हो गया था। मुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने खुद को एक नीच, झूठे आरोप लगाने वाले के रूप में साबित कर दिया था। उस रात उसने और चिल्लाया नहीं। वह अंधेरे में अकेले शराब पीता रहा। उसकी आक्रामकता विफलता और निराशा में बदल गई थी। वह हार गया था, शर्मनाक तरीके से।
लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी एक आखिरी राज था, एक भयानक सच्चाई जिसे हम जल्द ही दुनिया के सामने लाने वाले थे। झूठे आरोप की कोशिश विफल होने के बाद विक्रम और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। वह अब चिल्लाता नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी ज्यादा डरावनी थी। वह मुझे और मां को ऐसी नफरत भरी नजरों से देखता था जैसे वह हमें किसी भी क्षण खा जाएगा। कई बार वह शराब के नशे में घर आया और घर की चीजें तोड़ते हुए धमकी भरे शब्द बड़बड़ाता था। स्थिति को बिगड़ते देख मां और मैंने एक वकील के साथ मिलकर अदालत में एक तत्काल निरोधक आदेश रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए आवेदन किया। आवेदन में विक्रम और मां के बीच झगड़े की ऑडियो रिकॉर्डिंग, टूटे हुए फर्नीचर की तस्वीरें और उसकी धमकियों के बारे में मेरा हल्फनामा संलग्न था। अदालत ने जल्दी से आवेदन स्वीकार कर लिया। विक्रम को मुझसे, मेरे बेटे और हमारे घर से एक 100 मीटर के दायरे में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही उसे लगातार संपत्ति को ठिकाने लगाने से रोकने के लिए मेरे वकील ने तलाक की कार्यवाही पूरी होने तक विक्रम के नाम की सभी संपत्ति यानी बैंक खाते और अचल संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश देने का अनुरोध किया। विक्रम को घर पर ही अदालत का आदेश मिला। उसने उसे पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था और उसके सभी वित्तीय रास्ते बंद कर दिए गए थे। वह सच में एक बंद गली में पहुंच गया था। जब विक्रम चुपचाप अपना सामान पैक करके जा रहा था तो उसने मेरी ओर नहीं देखा, लेकिन मैं उसकी आंखों में चरम नफरत महसूस कर सकती थी। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। अंत में हम मां बेटी को कुछ पल की शांति मिली। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूं, एक अप्रत्याशित फोन कॉल ने मुझे एक और बड़े तूफान में खींच लिया। हेलो, क्या मैं प्रिया जी से बात कर रही हूं? एक जानी पहचानी युवा महिला की आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। हाँ, मैं बोल रही हूं। आप कौन? मैं नेहा बोल रही हूं। नेहा? विक्रम की प्रेमिका। मेरा दिल बैठ गया। उसने मुझे क्यों फोन किया? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? मुझे उकसाने के लिए? किस लिए फोन किया है? मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। प्लीज प्लीज फोन मत काटिएगा। नेहा की आवाज घबराई हुई थी। मैंने लड़ने के लिए फोन नहीं किया है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मैं शक से चुप रही। नेहा ने कांपती आवाज में कहना जारी रखा। विक्रम, वह इंसान एक शैतान है। मैं कितनी मूर्ख थी कि मैंने उस पर विश्वास किया। आपके खुलासे के बाद वह मेरे पास आया, मुझे धमकाया और पैसे की मांग की। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं बहुत डर गई हूं दीदी। नेहा रोने लगी। लड़ाई के दौरान उसने गलती से एक बात कह दी, एक बहुत ही भयानक बात, अपनी पहली पत्नी सोनिया दीदी के बारे में। सोनिया का नाम एक बार फिर उल्लेख किया गया। इस बार कमला देवी के मुंह से नहीं, बल्कि विक्रम की प्रेमिका के मुंह से। क्या बात? मैंने अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस करते हुए पूछा। उसने कहा कि सोनिया दीदी की मौत ड्रग एलर्जी की वजह से हुई दुर्घटना नहीं थी, कि उसने खुद यह किया था। सोनिया दीदी को भी आपकी तरह ही उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने तलाक की मांग की थी। अपनी संपत्ति और इज्जत खोने के डर से उसने चतुराई से उन्हें मार डाला। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कमला देवी ने गुस्से में जो कहा था वह सच था। विक्रम सिर्फ एक धोखेबाज, एक हिंसक इंसान नहीं था, वह एक हत्यारा था। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखा। मेरे पास सबूत है, नेहा ने तुरंत कहा। उसने नशे में मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने बताया कि कैसे उसने सोनिया दीदी की नींद की गोलियों को एक ऐसी दवा से बदल दिया था जिससे घातक एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन अस्पताल के गलियारे में सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसने उस वीडियो को हटवा दिया था, लेकिन मैंने हर एहतियात के लिए चुपके से एक कॉपी बना ली थी। मैं वह आपको भेज दूंगी। बस आपसे एक ही अनुरोध है, बाद में अदालत में कृपया मेरे साथ ज्यादा सख्ती मत कीजिएगा। मैं भी उसकी धोखे की शिकार हूं। फोन के तुरंत बाद नेहा ने मुझे ईमेल से एक वीडियो फाइल भेजी। मां और मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। वीडियो धुंधला था और आवाज नहीं थी, लेकिन उसमें जो था वह देखने वाले के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। यह देर रात सोनिया के अस्पताल के कमरे में चुपके से घुसते हुए विक्रम का वीडियो था। उसने चारों ओर देखा और फिर जल्दी से अपनी जेब से एक सिरिंज निकालकर अपनी पत्नी के ड्रिप में डाल दी।
और फिर शांति से कमरे से बाहर चला गया। कुछ घंटों बाद सोनिया के हार्ट मॉनिटर से अलार्म बजने पर नर्सें दौड़कर आईं। सब कुछ बहुत स्पष्ट था। यह अब अफेयर का सबूत नहीं था, यह हत्या का सबूत था। माँ और मैं कमरे में स्तब्ध बैठे रहे। मेरे अंदर की नफरत अब डर और घृणा में बदल गई थी। मैंने 7 साल तक एक ठंडे खून वाले हत्यारे के साथ जीवन बिताया था। माँ, अब हम क्या करें? मैंने कांपते हुए पूछा। माँ एक पल के लिए सदमे में थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्वाभाविक शांति वापस पा ली। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखें दृढ़ हो गईं। डरो मत बेटी, न्याय होगा। उस शैतान को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। कल ही हम इसे वकील के पास ले जाएंगे। यह तलाक का मामला अब सिर्फ तलाक का नहीं रहा। आखिरकार तलाक के मुकदमे का आखिरी दिन आ गया। अदालत के अंदर का माहौल गंभीर और घुटन भरा था। मैं वादी की सीट पर बैठी थी। मेरे बगल में माँ और मेरे वकील श्रीमान होंग थे। वह एक अधेड़ उम्र के शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। दूसरी तरफ विक्रम एक दुबले, पतले और जर्जर हाल में बैठा था। वह धांसी हुई आंखों से मुझे नफरत से घूर रहा था। उसके बगल में एक आत्मविश्वास से भरा युवा वकील बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ। विक्रम की तरफ से पहले शुरुआत हुई। उसके वकील ने मुझे एक ईर्ष्यालु और चालाक पत्नी के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जिसने अपने पति की इज्जत को धूमिल करने और उसकी संपत्ति हड़पने के लिए सब कुछ रचा था। उसने दावा किया कि अफेयर के सबूत सिर्फ एक गलतफहमी थे और विक्रम केवल सहकर्मियों के साथ सामाजिक संबंध बनाए हुए था। माननीय न्यायाधीश, मेरे मुवक्किल श्रीमान विक्रम सिंह अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करने वाले और एक आज्ञाकारी बेटे हैं, लेकिन काम के तनाव के कारण वह कभी कभी परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते थे। श्रीमती प्रिया ने इसे समझने और साझा करने के बजाय उन पर निराधार संदेह किया और यहां तक कि अपनी बूढ़ी और बीमार सास को सड़क पर लाकर अपने पति को बदनाम करने जैसा क्रूर कार्य किया। यह दिखाता है कि श्रीमती प्रिया का स्वभाव कितना दुष्ट है और वह अपने बेटे की परवरिश के लायक नहीं है। उसकी बेशर्म बातें सुनकर मैंने बस अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन श्रीमान होंग ने मुझे शांत रहने का इशारा किया और फिर उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण गवाह कमला देवी को पेश किया। वह व्हील चेयर पर बैठकर अदालत में आईं। अपने सामान्य घमंड के विपरीत वह कमजोर और दयनीय लग रही थीं। निश्चित रूप से विक्रम के वकील ने उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। गवाह महोदया, क्या आप बता सकती हैं कि साथ रहते हुए आपकी बहू श्रीमती प्रिया ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? विक्रम के वकील ने सहानुभूतिपूर्ण आवाज में पूछा। कमला देवी सिसकने लगी। बहुत मुश्किल था वकील साहब। वह मुझे प्रताड़ित करती थी, भूखा रखती थी, गालियां देती थी। एक बार तो उसने मुझे धक्का देकर गिरा भी दिया था। वह कहती थी कि मैं एक बोझ हूं। उसने अपनी मां के साथ मिलकर मुझे घर से निकालने की भी कोशिश की। वह दर्दनाक ढंग से रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थीं और मुझे दुनिया की सबसे बुरी और दुष्ट बहू बना रही थीं। विक्रम बगल में सिर हिलाते हुए अपनी मां के लिए चिंतित होने का नाटक कर रहा था। वे अदालत के सामने एक आदर्श नाटक कर रहे थे। कमला देवी की गवाही के बाद अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें मुझ पर थीं, सहानुभूति और निंदा मिश्रित नजरें। अब मेरे वकील श्रीमान होंग के उठने की बारी थी। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के शांति से कमला देवी से एक सवाल पूछा। गवाह महोदया, क्या आप निश्चित हैं कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब सच है? बेशक सच है। मैं बूढ़ी हूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी सही है, कमला देवी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, श्रीमान होंग ने कहा और न्यायाधीश की ओर मुड़े। माननीय न्यायाधीश, यह साबित करने के लिए कि गवाह की गवाही पूरी तरह से झूठी है, हम एक वीडियो प्रस्तुत करना चाहते हैं। अदालत की बड़ी स्क्रीन चालू हो गई। पहला वीडियो कमला देवी का था, जिसमें वह दलिया का कटोरा फेंक रही थीं और मेरी मां को गाली दे रही थीं। अगला वीडियो उनका था, जिसमें वह खुद व्हील चेयर से गिर रही थीं और मैं सेल में तय है दौड़कर उन्हें उठा रही थी। और फिर कई और वीडियो थे जिनमें वह मेरे और मां के साथ कठोर व्यवहार कर रही थीं। कमला देवी का चेहरा सफेद से बैंगनी हो गया। वह हकलाने लगी। नहीं, यह सब झूठ है। इन्होंने मुझे फंसाया है। विक्रम का वकील भी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास इतने ठोस सबूत होंगे, लेकिन यह निर्णायक वार नहीं था। श्रीमान होंग ने कहना जारी रखा। माननीय न्यायाधीश, गवाह का यह व्यवहार आकस्मिक नहीं है।
उन्होंने यह सब अपने बेटे प्रतिवादी श्रीमान विक्रम सिंह के उकसाने और दबाव में किया है। हम एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करना चाहते हैं। विक्रम और उसकी मां के बीच झगड़े की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई। विक्रम की चिल्लाती हुई आवाज, जिसमें वह अपनी मां को दोषी ठहरा रहा था, और फिर कमला देवी का वह घातक वाक्य स्पष्ट रूप से गूंज उठा। उस सोनिया का मामला किसने निपटाया था? अगर मैं न होती तो तू कब का जेल में होता। पूरी अदालत सदमे में डूब गई। सोनिया कौन थी? क्या हुआ था? न्यायाधीश को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथौड़ा पीटना पड़ा। विक्रम अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद नहीं थी। वह जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उनका नाटक शर्मनाक रूप से समाप्त हो गया था और अब केवल सबसे भयानक सच्चाई के सामने आने का इंतजार था। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद अदालत का माहौल भारी हो गया। सभी की निगाहें राख जैसे सफेद और कांपते हुए विक्रम और कमला देवी पर थीं। गंभीर चेहरे वाले न्यायाधीश ने विक्रम को सीधे देखते हुए पूछा, प्रतिवादी, रिकॉर्डिंग में उल्लेखित सोनिया कौन है और आपका उनसे क्या संबंध है? विक्रम ने सिर झुका लिया और चुप रहा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसका वकील जल्दी से उठा और स्थिति को संभालने की कोशिश की। माननीय न्यायाधीश, यह सिर्फ गुस्से में कही गई बात है। इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। यह आज के तलाक के मामले से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है? मेरे वकील श्रीमान होंग ने युवा वकील की बात को दृढ़ता से काट दिया। माननीय न्यायाधीश, हम मानते हैं कि यह बहुत संबंधित है। यह प्रतिवादी के असली स्वभाव को दर्शाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बिना किसी पछतावे के। श्रीमान होंग ने मेरी ओर सिर हिलाकर इशारा किया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। यह निर्णायक क्षण था। माननीय न्यायाधीश, श्रीमान होंग की आवाज पूरी अदालत में गूंजी। उल्लिखित सोनिया, पूरा नाम सोनिया खन्ना, प्रतिवादी श्रीमान विक्रम सिंह की पहली पत्नी थी। आधिकारिक तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उनकी मृत्यु 5 साल पहले ड्रग ओवरडोज के बाद एनाफिलेक्टिक शॉक से हुई थी। इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या यही भारमेल एक्सपायर, लेकिन क्या यही जान की सच्चाई है? श्रीमान होंग ने तनाव को चरम पर पहुंचाने के लिए एक पल के लिए रुके। आज हम एक आखिरी सबूत लेकर आए हैं। एक ऐसा सबूत जो प्रतिवादी के सभी झूठ और बुरे कामों का पर्दाफाश कर देगा। न्यायाधीश की अनुमति से हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। न्यायाधीश ने सिर हिलाया। बड़ी स्क्रीन एक बार फिर चालू हुई। इस बार यह घर के अंदर का दृश्य नहीं था, बल्कि एक धुंधला सीसीटीवी वीडियो था, जिसके कोने में 5 साल पहले की तारीख और समय अंकित था। पूरी अदालत ने अपनी सांस रोक ली। वीडियो में आधी रात को अस्पताल का एक खाली गलियारा दिख रहा था। एक कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम चुपके से अंदर आया। 5 साल पहले वह जवान था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ही चालाकी भरी हुई थी। उसने चारों ओर देखा और फिर सो रही महिला के बिस्तर के पास गया। वह निश्चित रूप से सोनिया थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सिरिंज निकाली और मरीज के सिरहाने लगे ड्रिप में उसके अंदर का तरल पदार्थ तेजी से डाल दिया। उसकी हरकतें दृढ़ और ठंडी थीं। यह करने के बाद वह शांति से कमरे से बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वीडियो वहीं रुक गया, लेकिन अदालत की खामोशी एक विस्फोट से भी ज्यादा डरावनी थी। हर कोई हैरान था। कमला देवी अपने बेटे को घूरती रहीं और फिर व्हील चेयर पर ही बेहोश हो गईं। विक्रम पूरी तरह से टूट चुका था। वह स्क्रीन को घूर रहा था। उसका चेहरा आश्चर्य से विकृत हो गया। हाँ, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके अपराध का सबूत, जिसे वह हमेशा के लिए दफन मान चुका था, पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। नहीं, यह नकली है, सब नकली है। विक्रम अचानक एक पागल की तरह चिल्लाया। वह झट से उठा और मेरी ओर इशारा किया। यह सब उसका किया धरा है। उसने मुझे फांसाया है। वह मुझे मारना चाहती है। यह औरत एक शैतान है। वह अपना आपा खो बैठा और मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अदालत के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और काबू में कर लिया। विक्रम की पागलों जैसी चीख, पुकार और गालियां पूरी अदालत में गूंज उठीं। व्यवस्था, प्रतिवादी को बाहर निकालो। न्यायाधीश ने अपना हथौड़ा जोर से पीटा। विक्रम को बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन वह लगातार छटपटाता और चिल्लाता रहा। उसका नाटक, एक सफल पति और आज्ञाकारी बेटे का नाटक, एक पागल हत्यारे के रूप में समाप्त हुआ।
सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी और देर से ही सही, न्याय की रोशनी आखिरकार चमक उठी थी। विक्रम को बाहर ले जाने और कमला देवी को आपातकालीन उपचार के लिए ले जाने के बाद अदालत कुछ समय के लिए स्थगित हुई और फिर से शुरू हुई। माहौल अभी भी हाल ही में सामने आई भयानक सच्चाई से भारी था, लेकिन तनाव कुछ कम हो गया था। विक्रम के वकील का चेहरा राख जैसा हो गया था और वह अब कोई और दलील नहीं दे सका। सारे सबूत इतने स्पष्ट थे कि कोई भी शब्द व्यर्थ था। न्यायाधीश ने जूरी के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी जगह से उठकर अंतिम फैसला सुनाया। उनकी दृढ़ और स्पष्ट आवाज अदालत की पूर्ण खामोशी में गूंजी। मामले के पूरे रिकॉर्ड, प्रस्तुत किए गए सबूतों और मुकदमे की कार्यवाही के दौरान की सभी परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद अदालत यह मानती है कि प्रतिवादी विक्रम सिंह ने वादी प्रिया शर्मा के प्रति मानसिक क्रूरता, अपनी मां कमला देवी के प्रति भरण पोषण के दायित्व का पालन न करने जैसे विवाह और परिवार से संबंधित कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया है। इन कार्यों ने वादी को गहरा मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचाया है और वैवाहिक संबंध के टूटने का मुख्य कारण है। न्यायाधीश एक पल के लिए रुके और मुझे सीधे देखा। अदालत वादी प्रिया शर्मा के तलाक के अनुरोध को स्वीकार करती है। प्रिया शर्मा और विक्रम सिंह का वैवाहिक संबंध आज से आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैं आखिरकार आजाद हो गई थी। न्यायाधीश ने कहना जारी रखा, बच्चे की कस्टडी के संबंध में प्रतिवादी विक्रम सिंह की नैतिक हीनता और अनुचित व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि वह बच्चे की परवरिश के लिए योग्य और सक्षम नहीं है। इसलिए अदालत बच्चे रोहन की 18 वर्ष की आयु तक सीधी परवरिश का अधिकार वादी प्रिया शर्मा को देती है। प्रतिवादी विक्रम सिंह कानून के अनुसार मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं। मेरे आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। मैं अपने बेटे को अपने पास रख सकती थी। संयुक्त संपत्ति के संबंध में विवाह के दौरान प्रतिवादी विक्रम सिंह की गंभीर गलती और संपत्ति के निर्माण और रखरखाव में वादी प्रिया शर्मा के योगदान को ध्यान में रखते हुए अदालत इस प्रकार विभाजन करती है। वादी प्रिया शर्मा को संयुक्त संपत्ति के कुल मूल्य का 70% मिलेगा, जिसमें वर्तमान में निवास कर रहे अपार्टमेंट का पूर्ण स्वामित्व और उसके अनुरूप जमा राशि शामिल है। प्रतिवादी विक्रम सिंह को शेष 30% मिलेगा। इसके अलावा प्रतिवादी विक्रम सिंह वादी प्रिया शर्मा को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। मां और मैंने एक दूसरे को देखा और अपनी खुशी नहीं छिपा सके। हम न केवल जीते थे बल्कि पूरी तरह से जीते थे। न्याय हमारी तरफ था। अंत में न्यायाधीश ने वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसका सभी को इंतजार था। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान सामने आए नए तथ्यों, यानी प्रतिवादी की पूर्व पत्नी श्रीमती सोनिया खन्ना की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के संबंध में यह माना जाता है कि इस मामले में एक विशेष रूप से गंभीर आपराधिक अपराध का संदेह है। इसलिए अदालत ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी वीडियो सहित सभी संबंधित सबूतों को पुलिस जांच एजेंसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लेती है, ताकि प्रतिवादी विक्रम सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप और उसकी मां कमला देवी के खिलाफ अपराधी को छिपाने के आरोप की जांच की जा सके। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होता है। न्यायाधीश का हथौड़ा गिरा और इस उतार चढ़ाव भरे मुकदमे का अंत हो गया। मैं जीत गई थी। मैंने अपनी आजादी, इज्जत, बच्चा और जो कुछ भी मेरा था सब कुछ वापस पा लिया था। और विक्रम, उसने न केवल सब कुछ खो दिया था बल्कि उसे अपने द्वारा किए गए भयानक अपराधों के लिए कानून की सजा भी भुगतनी थी। जैसे ही अदालत का दरवाजा बंद हुआ, मेरे जीवन का एक उज्जवल नया अध्याय खुल रहा था। अदालत से बाहर निकलते समय उस दिन दिल्ली का आसमान आश्चर्यजनक रूप से साफ और नीला था। चमकीली सुनहरी धूप मेरे कंधों पर पड़ रही थी, जैसे एक गर्मजोशी भरा आरामदायक आलिंगन। मैंने एक गहरी सांस ली और आजादी की हवा को महसूस किया। युद्ध खत्म हो गया था। 7 साल का दुःस्वप्न आखिरकार समाप्त हो गया था। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। मैंने कहा था, न बेटी, न्याय हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है। हम जीत गए। हम सीधे घर नहीं गए बल्कि जश्न मनाने के लिए एक शांत रेस्टोरेंट में गए।
यह सालों में खाया गया सबसे स्वादिष्ट भोजन था। अब कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल हम माँ, बेटी और मुक्ति की खुशी थी। मुकदमे की खबर तेजी से फैल गई। मीडिया एक बार फिर गर्मा गया। इस बार विक्रम अब कचरापति नहीं, बल्कि एक ठंडे खून वाला हत्यारा बन गया था। उसके अपराध के सामने आने पर जनमत और भी ज्यादा उग्र हो गया। विक्रम की पूर्व कंपनी ने तुरंत उसे आधिकारिक तौर पर बर्खास्त करते हुए घोषणा की कि वे कानून और नैतिकता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा लगा जैसे विक्रम के सामने सारे दरवाजे बंद हो गए थे। इस बीच एक और अप्रत्याशित घटना घटी। कमला देवी अस्पताल में होश में आने के बाद जब उन्हें अदालत का फैसला पता चला और यह कि उन पर भी अपराधी को छिपाने का मुकदमा चल सकता है, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद को बचाने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस से संपर्क किया और अपने ही बेटे के खिलाफ सोनिया की मौत के बारे में एक बयान दर्ज कराया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने विक्रम के लिए झूठी गवाही दी थी और घटनास्थल को साफ करने में मदद की थी। उन्होंने यह दो ब्लेक ऐसे ए की जूडी दो ब्लेक की विकसाफ करने में दो ब्लेक है जूडी दो ब्लेक तोबले के दो ब्लेक के जलाक तोबलेक सब कानून की नरमी की उम्मीद में किया। पवित्र मातृत्व एक पल के स्वार्थ और डर से बिखर गया था। यह खबर सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी। जैसी करनी वैसी भरनी। विक्रम को आखिरी छुरा उसी मां ने घोंपा था जिस पर वह इतना विश्वास करता था और जो उसके अपराध में भागीदार थी। यह शायद उसके लिए सबसे कड़वी सजा थी। कुछ दिनों बाद मैं अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आई। हवाई अड्डे पर मेरे सहकर्मी अब मुझे एक अलग नजर से देखते थे। जिज्ञासा थी, सहानुभूति थी, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान था। सुनीता दीदी दौड़कर आईं और मुझे कसकर गले लगा लिया। प्रिया, तुम सच में कमाल हो, मुझे तुम पर गर्व है। हम औरतों को ऐसा ही मजबूत होना चाहिए। मैं मुस्कुराई। मैं अब अतीत की कमजोर और आज्ञाकारी प्रिया नहीं थी। मैंने कैंचुली उतार दी थी। उस भयानक तूफान ने मुझे गिराया नहीं था, बल्कि उसने मुझे और भी मजबूत और दृढ़ बना दिया था। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें केवल मैं, मेरा बेटा और आने वाले शांत दिन होंगे। विक्रम और कमला देवी के बिना जीवन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। घर में अब कोई तनावपूर्ण और घुटन भरा माहौल नहीं था। कोई ताने और कड़वी बातें नहीं थीं। इसके बजाय रोहन की खिलखिलाती हंसी और हम माँ बेटी के गर्मजोशी भरे भोजन के समय ने वह जगह ले ली थी। मैं अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। मैं उसे पार्क ले जाती, हर रात कहानियां सुनाती। होंठों पर मुस्कान लिए सो रहे अपने बेटे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा हर बलिदान और हर लड़ाई सार्थक थी। काम पर सब कुछ शांत होने के बाद मेरे वरिष्ठों ने मेरी क्षमताओं और समर्पण को फिर से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने उस तूफान के बीच भी मेरे द्वारा दिखाए गए व्यावसायिकता और शांति को सराहा। मुकदमे के कुछ महीनों बाद मुझे एक अप्रत्याशित अवसर मिला। ग्राउंड सर्विसेज विभाग के प्रमुख का पद खाली हो गया था और मुझे एक उम्मीदवार के रूप में सिफारिश की गई। मेरे वर्षों के अनुभव और हाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मुझे आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया। मैं एक सामान्य कर्मचारी से एक प्रबंधक बन गई थी। यह सिर्फ एक पदोन्नति नहीं थी, यह मेरे अपने मूल्य की पहचान और पुष्टि थी जिसे मैंने लंबे समय से खो दिया था। मेरा जीवन धीरे धीरे एक नई, स्थिर और उज्जवल पटरी पर आ गया था। मैंने सोचा था कि अब मैं ऐसे ही अपने बेटे पर सारा प्यार लुटाऊंगी और अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करूंगी। मैं अब प्यार पर विश्वास नहीं करती थी और किसी भी पुरुष के लिए अपना दिल खोलने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम ने मेरे दिल पर जो घाव छोड़े थे वे बहुत गहरे थे, लेकिन जीवन में हमेशा अप्रत्याशित मोड़ होते हैं। मैं हवाई अड्डे पर एक अंतर विभागीय बैठक में समीर से मिली। वह सुरक्षा जांच टीम के प्रमुख थे। 35 वर्ष से अधिक उम्र के, लंबे, सधे हुए शरीर और नेक स्वभाव वाले व्यक्ति थे। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान और सच्ची आंखें। बैठक में जब मैंने सहयोग प्रक्रिया में कुछ समस्याओं को प्रस्तुत किया तो कुछ लोग असहज दिखे, लेकिन समीर बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने न केवल मेरे सुझावों से सहमति जताई, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही तर्कसंगत समाधान भी प्रस्तुत किया। उनके शांत, सम्मानजनक और रचनात्मक लहजे ने मुझे तुरंत आकर्षित किया। बैठक के बाद
वह पहले मेरे पास आए और बात की। नमस्ते प्रिया जी, मैं समीर वर्मा हूं। आज आपकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली थी, धन्यवाद। मैं थोड़ी शर्माकर मुस्कुराई। आपके विचार भी बहुत मददगार थे। हमने काम के बारे में थोड़ी और बात की। मुझे पता चला कि समीर बहुत बुद्धिमान, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। विक्रम की तरह दिखावटी, लेकिन अंदर से खोखले नहीं। समीर में एक भरोसेमंद स्थिरता थी। उस दिन के बाद हम कभी कभी हवाई अड्डे पर मिलते थे। जब भी हम मिलते, वह बहुत प्यार से मुस्कुराकर नमस्ते करते। कभी कभी वह मुझे एक गर्म कॉफी देते और कहते, आप थकी हुई लग रही हैं। उनकी संयमित लेकिन सूक्ष्म देखभाल मेरे दिल को छू गई। हमारा रिश्ता बहुत स्वाभाविक और धीरे धीरे विकसित हुआ। उन्होंने मेरे अतीत के बारे में कभी नहीं पूछा। मुझे यकीन था कि उन्होंने मेरी शोरगुल वाली कहानी सुनी होगी, लेकिन वह बस चुपचाप मेरे साथ रहते और मेरे काम और बेटे के बारे में सुनते। वह अपनी सुरक्षा टीम की कहानियां पढ़ने और पौधे उगाने जैसे अपने शौक के बारे में बताते। एक दिन काम के बाद साथ में चाय पीते हुए मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या आप मेरे अतीत के बारे में उत्सुक नहीं हैं? समीर ने मुझे देखा। उनकी आंखें अभी भी गर्मजोशी से भरी थीं। मुझे लगता है कि किसी का अतीत यह परिभाषित नहीं करता कि वह आज कौन है। मैं जो प्रिया जी को देखता हूं, वह एक मजबूत महिला, एक बेहतरीन मां और एक सक्षम प्रबंधक हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। उनके शब्दों से मेरा दिल कांप गया। सालों में पहली बार मुझे वास्तव में पहचाना और सम्मानित महसूस हुआ। मेरे सूखे दिल में विश्वास और आशा का एक छोटा सा अंकुर फूटने लगा था। मैंने सोचा था कि अब से केवल अच्छे दिन ही होंगे, लेकिन अप्रत्याशित काले बादल फिर से घिर आए। मेरी माँ, जो हमेशा मेरी मजबूत सहारा थीं, हाल ही में उन्हें अक्सर खांसी आने लगी और उनका वजन तेजी से घटने लगा। पहले तो हम दोनों ने सोचा कि यह मौसम में बदलाव और उम्र के कारण है, लेकिन जब लक्षण ठीक नहीं हुए तो मैं माँ को एक संपूर्ण जांच के लिए ले गई। रिपोर्ट हाथ में लेते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माँ को फेफड़ों के कैंसर का प्रारंभिक चरण का निदान हुआ था। वह भयानक बीमारी जिसके बारे में मैंने केवल नाटकों में सुना था, अब मेरे सबसे प्यारे इंसान को हो गई थी। मैं अस्पताल के गलियारे में लगभग गिर पड़ी थी। माँ को खोने का डर धोखे के दर्द से लाखों गुना बड़ा था, लेकिन माँ खुद सबसे ज्यादा शांत थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अभी भी दृढ़ आवाज में कहा, प्रारंभिक चरण ही तो है, डरने की क्या बात है। आजकल चिकित्सा कितनी उन्नत हो गई है, यह कोई मौत की सज्जा नहीं है। माँ को अपनी बेटी को खुश होते देखना है और रोहन को बड़ा होकर शादी करते देखना है। माँ के आशावादी रवैये ने मुझे खड़ा किया। मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद से मजबूत रहने का वादा किया। जैसे माँ मेरे लिए लड़ी थीं, अब मेरी बारी थी माँ के लिए लड़ने की। मैंने तुरंत छुट्टी ली और अपनी सारी व्यवस्था की ताकि मैं माँ की देखभाल पर पूरा ध्यान दे सकूं। मैंने सबसे अच्छे डॉक्टरों की तलाश की, नवीनतम उपचारों पर शोध किया। मैंने माँ के लिए पौष्टिक भोजन बनाया और हर दिन उनके साथ सैर पर जाती ताकि उनका मन बहला सकूं। माँ के साथ अस्पताल में रहते हुए समीर लगभग हर दिन आते थे। वह खोखले सांत्वना के शब्द नहीं कहते थे। वह बस चुपचाप एक गर्म चाय की बोतल, कुछ अच्छी किताबें ले आते या बस वहीं बैठकर माँ के साथ शतरंज खेलते। वह रोहन को बहलाने में भी बहुत माहिर थे। वह बच्चे को समझाते कि नानी थोड़ी थक गई हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उनकी शांत लेकिन दृढ़ उपस्थिति हम तीनों के लिए एक बड़ी ताकत थी। एक शाम जब मैं और माँ अस्पताल के कमरे में अकेले थे, माँ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या तुम जानती हो कि जब तुम विक्रम के मामले से गुजर रही थीं, तो माँ ने इतनी दृढ़ता से तुम्हारी मदद क्यों की? मैंने सिर हिलाया। माँ ने खिड़की से बाहर देखते हुए दूर तक नजर डाली। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी गलतियां दोहराओ। तुम्हारे पिता ने भी एक बार मुझे धोखा दिया था। मैं सदमे में थी। मेरे पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी याद में मेरे पिता एक प्यार करने वाले पति और पिता थे। माँ दुख से मुस्कुराई। यह वही छवि है जो मैं चाहती थी कि तुम अपने पिता के बारे में याद रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका भी एक अफेयर था और उन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया था। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकी। तुम्हें एक पूरा परिवार देने के लिए मैंने चुप रहने और सहने का रास्ता चुना, लेकिन मैं गलत थी। मेरे धैर्य ने खुशी नहीं दी, उसने बस मुझे पीड़ा में जीने पर मजबूर किया और जाने वाले को रोक भी नहीं सका।
माँ ने पूरी जिंदगी कमजोर और आज्ञाकारी बनकर बिताई, इसलिए जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मैंने कसम खाई कि मैं अपनी बेटी को वह गलती कभी नहीं दोहराने दूंगी। तुम्हें मुझसे अलग जीना है, तुम्हें मजबूत बनना है और अपनी खुशी और सम्मान खुद हासिल करना है। माँ की बातें सुनकर मेरे आंसू फिर से बह निकले। मैंने माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ के तेज और दृढ़ निश्चयी रूप के पीछे दर्द और बलिदान से भरा एक अतीत छिपा था। उन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदला और अपनी बेटी की रक्षा की। मुझे माँ पर तरस आया और उनका और भी ज्यादा सम्मान करने लगी। माँ, चिंता मत कीजिए, मैंने सिसकते हुए कहा। मैं सच में खुशी से जीऊंगी, आपके हिस्से की भी। आपको ठीक होना ही होगा माँ, जरूर। माँ मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ फेरा। हाँ, मुझे पता है मेरी बेटी, मैं इस छोटी सी चुनौती से नहीं हारूंगी। यह चुनौती मुझे तोड़ नहीं सकी, बल्कि इसने मुझे परिवार और प्यार के मूल्य का एहसास कराया और इसने मुझे सिखाया कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मुझे उठाने के लिए एक हाथ होगा, माँ का हाथ और समीर का गर्म हाथ। सक्रिय उपचार के बाद माँ के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी पता चलने और मरीज के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उपचार का असर बहुत प्रभावी था। माँ को सर्जरी का इंतजार करते हुए घर पर आराम करने की अनुमति दी गई और हमारा जीवन फिर से शांत दिनों में लौट आया। लेकिन पेड़ शांत रहना चाहता है, पर हवा नहीं रुकती। एक वीकेंड शाम जब समीर हमारे घर पर समय बिता रहे थे, अचानक दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजी। मैं दरवाजा खोलने गई और वहीं जम गई। वह विक्रम था। वह अदालत में आखिरी बार देखे जाने से कहीं ज्यादा जर्जर और दयनीय लग रहा था। दुबले पतले शरीर पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और शराब की तेज गंध आ रही थी। उसने खून से भरी आंखों से मुझे घृणा से देखा। मुझे रोहन से मिलना है, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, वह चिल्लाया और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की। मैंने जल्दी से उसे रोका। चले जाइए, अदालत ने आपको हमारे पास आने से मना किया है। मना किया है तो क्या? वह मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलने का अधिकार है। विक्रम ने मुझे धक्का दिया। उसी समय घर के अंदर से समीर निकले और मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने बिना कुछ कहे बस अपने बड़े शरीर से एक मजबूत ढाल बना ली। विक्रम ने समीर को देखा और उसकी ईर्ष्या और गुस्सा फिर से भड़क उठा। तू कौन है? ओ, तो तू है वो? मेरी बीवी और बेटे को छीनने वाला तू ही है? वह पागलों की तरह दौड़ा और समीर को मारने की कोशिश की, लेकिन एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में पेशेवर समीर ने आसानी से खुद को बचाया और विक्रम को जल्दी से काबू में कर लिया। मिस्टर विक्रम सिंह, आप नशे में हैं, कृपया लौट जाइए। समीर की आवाज अभी भी शांत लेकिन दृढ़ थी। मुझे कठोर कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए। शोर सुनकर रोहन कमरे से दौड़कर बाहर आया। विक्रम के डरावने रूप को देखकर बच्चा डर के मारे चिल्लाया और समीर के पैरों से लिपट गया। समीर अंकल, मुझे डर लग रहा है, इस अंकल को भगा दो। अपने बेटे का यह व्यवहार विक्रम के दिल पर लगे आखिरी खंजर की तरह था। उसने अपने बेटे को दूसरे आदमी से सुरक्षा मांगते हुए देखा और रुक गया। उसकी आक्रामकता गायब हो गई और उसकी जगह चरम हार और दर्दनाक भाव ने ले ली। उसने और कुछ नहीं कहा और लड़खड़ाते हुए मुड़कर चला गया। उसकी पीठ धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे लंबी खिंच रही थी। विक्रम के जाने के बाद समीर मुड़ा और रोहन को शांत किया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसका डर भुलाने के लिए एक मजेदार कहानी सुनाई। यह दृश्य देखकर मेरा दिल गर्मजोशी से भर गया। उस रात माँ और रोहन के सो जाने के बाद मैं और समीर लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने हम दोनों की रक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। समीर ने मुझे देखा। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा कोमल और गंभीर थीं। प्रिया, उसने कहा, मैं सिर्फ ऐसे पलों में तुम्हारा रक्षक नहीं बनना चाहता। मैं हर दिन तुम्हारे और रोहन के साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। वह एक घुटने पर बैठा और अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली बक्सा निकाला। बक्सा खोलने पर उसमें एक सादा लेकिन सुंदर हीरे की अंगूठी थी। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अवाक रह गई और जम गई। मेरे आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार यह आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। मेरा एक बार तलाक हो चुका है और मेरा एक बच्चा भी है। क्या आप सच में ठीक हैं? मैंने हकलाते हुए पूछा। समीर उठा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं निश्चित हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे अतीत के घावों के साथ भी मैं रोहन को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करता हूं।
मैं तुम्हें अतीत को भूलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस मुझे अपने साथ भविष्य में चलने की अनुमति दो। अगर तुम्हें चिंता है तो हम एक प्री न्यूप्शियल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम और रोहन चाहिए। उसके सच्चे शब्दों से मेरे दिल की सारी दीवारें और डर गायब हो गए। मुझे एक ऐसा आदमी मिला था जो मुझे सच में प्यार और सम्मान करता था। मैंने खुशी के आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगी। समीर ने दुनिया की सबसे गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। उसने धीरे से मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी। यह पूरी तरह से फिट थी। मेरी और समीर की शादी भव्य नहीं थी। यह एक नदी के किनारे एक रेस्टोरेंट में एक छोटी और गर्मजोशी भरी रस्म थी, जिसमें माँ, रोहन और हमारे सबसे करीबी दोस्तों और सहकर्मियों का आशीर्वाद था। मैंने एक साधारण सफ़ेद पोशाक पहनी थी और हल्का मेकअप किया था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं इतनी सुंदर और चमकदार पहले कभी नहीं लगी थी। मेरी मुस्कान अब जबरदस्ती की नहीं, बल्कि दिल से निकली सच्ची खुशी थी। समीर मेरे बगल में खड़ा था और उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। वह एक सूट में बहुत सुंदर और भरोसेमंद लग रहा था। रोहन, जिसने समीर की तरह ही एक छोटा सूट पहना था, यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और लगातार समीर पापा चिल्ला रहा था। बच्चे ने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और उसे अपने सगे पिता की तरह मानता था। माँ आगे की पंक्ति में बैठी थीं और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ हमें देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी और संतोष भरा हुआ था। हमारा वैवाहिक जीवन शांत और मधुर रूप से बीतने लगा। समीर एक बेहतरीन पति और पिता थे। वह हमेशा समय पर घर आते, घर के कामों में मदद करते और रोहन को होमवर्क कराते। वह कभी भी हमारी सालगिरह नहीं भूलते और हमेशा मेरे लिए छोटे छोटे सरप्राइज तैयार करते। वह मेरे काम का सम्मान करते और हमेशा ध्यान से सुनते और सच्ची सलाह देते। उनके साथ मुझे पूर्ण शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। रोहन दिन ब दिन समीर पापा के करीब आता गया। हर रात दोनों बाप बेटे साथ में किताबें पढ़ते और हंसते। समीर ने बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखाया और टूटे हुए खिलौनों को ठीक करना सिखाया। उन्होंने बच्चे को वह पिता का प्यार दिया जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। जब हमारा छोटा परिवार खुशी में डूबा हुआ था, विक्रम और कमला देवी की खबरें कभी कभी सुनने को मिलती थीं। विक्रम मुकदमा चलने के बाद पूरी तरह से टूट गया था। वह शराब में डूब गया और बिना नौकरी के यहाँ वहाँ भटकता रहा। संपत्ति विभाजन के बाद बचे हुए थोड़े से पैसे भी उसने जल्दी ही शराब में उड़ा दिए। कमला देवी को अपराधी को छिपाने के अपराध में उचित सजा मिली, लेकिन ज्यादा कड़वी बात यह थी कि जेल से छूटने के बाद उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके हीरे जैसे बेटे विक्रम ने उन्हें एक जर्जर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और एक बार भी मिलने नहीं आया। उन्होंने अपना शेष जीवन अकेलेपन और बीमारी में बिताया और शायद अपने किए पर लगातार पछताती रहीं। यह कहानी सुनकर मेरे मन में अब कोई खुशी नहीं हुई। इसके बजाय एक अजीब सी शांति थी। मैंने महसूस किया कि नफरत एक ऐसे जहर की तरह है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मरेगा। यह केवल खुद को और थका हुआ और दर्दनाक बनाता है। जब मैंने अतीत को छोड़ना और मुझे चोट पहुंचाने वाले लोगों को माफ करना सीखा, तब मुझे अपनी आत्मा की शांति मिली। खुशी बदला लेने से नहीं आती, बल्कि एक बेहतर नया जीवन बनाने से आती है। माँ की सर्जरी सफल रही। ट्यूमर पूरी तरह से हटा दिया गया था। सकारात्मक दृष्टिकोण और परिवार की गहन देखभाल के कारण माँ बहुत तेजी से ठीक हुई। कुछ महीनों बाद वह लगभग सामान्य रूप से चलने और जीने लगीं। समीर द्वारा खुद लगाए गए छोटे से बगीचे में अपने नाती के साथ खुशी से खेलती माँ को देखकर मुझे लगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक साफ दोपहर हमारा परिवार पार्क में टहल रहा था। समीर ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से रोहन को अपने कंधों पर बिठाया हुआ था। बच्चे की खिलखिलाती हंसी, हवा की आवाज और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण सिम्फनी बना रही थी। धन्यवाद, मैंने समीर से फुसफुसाया। किस लिए धन्यवाद? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सब कुछ के लिए, मेरे पास आने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए और हम दोनों को एक सच्चा परिवार देने के लिए। समीर रुका और मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था। नहीं, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मुझे एक पति और एक पिता बनने का अवसर देने के लिए। तुम और रोहन मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो।
वह झुका और मेरे होंठों पर एक कोमल लेकिन गर्मजोशी भरा चुंबन दिया। उसके कंधों पर रोहन खुशी से चिल्लाया। पीछे मां ने एक संतुष्ट मुस्कान दी। मेरी जिंदगी ने एक भयानक तूफान का सामना किया था और मुझे लगा था कि मैं फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। लेकिन बारिश के बाद जमीन और मजबूत हो जाती है और तूफान के बाद इंद्रधनुष आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखाई देता है। मैंने अपनी जिंदगी का शांत आश्रय पा लिया था, प्यार और हंसी से भरा एक परिवार। मैं एक आत्मविश्वासी, मजबूत और खुद से प्यार करने वाली महिला बन गई थी, जो आगे आने वाली अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। मेरा भविष्य अब पूरी तरह से खुला था और धूप से भरा हुआ था।